मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो कम्युनिटीज माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी मतलब एक तरीके से हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसी कम्युनिटीज जो कि संख्या में कम है, राइट। तो ऐसी कम्युनिटीज को किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है। तो उसमें हमने काफी सारे एस्पेक्ट पढ़े थे कि क्या ऐसे कारण रहते हैं जिनकी वजह से उन्हें इस तरीके से मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है, और किस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनके सेफ्टी के लिए बहुत सारे फ्रीडम राइट्स और लॉज जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइजेशन से बचाया जा सके। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि माइनॉरिटी है और उसके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, किस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ रहा है। According to 2011 census, Muslims are 14.2% of India's population and are considered to be a marginalized community in India today because in comparison to other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस मतलब जनगणना, तो सेंसस में क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन का एक तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोग हैं पूरे कंट्री में, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, किस एज के ग्रुप के लोग हैं, राइट। और कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग किस धर्म के हैं, कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग मुस्लिम हैं, कितने लोग सिख हैं। तो इस तरीके से पूरे जो पॉपुलेशन है उसके बारे में जब इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसस, राइट। तो ये जो सेंसस है वो हर 10 साल में होता है। अभी 2021 का जो सेंसस होना था वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, बट इट इज इन द प्रोसीजर। जो है वो हमें 2021 वाला जो सेंसस है वो भी जल्दी देखने मिलेगा, राइट। तो 2011 वाला जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 14.2% ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं, और इस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है माना जाता है, क्योंकि दूसरे कम्युनिटीज के मुकाबले इन लोगों के पास जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं मिल पाई है इन्हें। इनके पास जो बेनिफिट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी एक्सेस इन्हें नहीं मिल पाई है। The data in the three tables below, derived from different sources, indicate the situation of the Muslim community with regard to basic amenities, literacy and public employment. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ टेबल्स दी हुई हैं जिसमें कि डेटा जो है आपको दिखाया हुआ है, और इस डेटा की मदद से हम जानेंगे कि किस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटीज है उसकी सिचुएशन बेसिक एमिनिटीज को लेकर क्या है। बेसिक एमिनिटीज मतलब एक तरीके से जो हमें जीने के लिए चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस तरीके से इन लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, क्या इनको इन चीज की एक्सेस है कि नहीं। लिटरेसी रेट मुस्लिम्स के बीच में क्या है, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग नहीं हैं, राइट। और कितने लोग जो हैं मुस्लिम्स लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, राइट। So let's see the first table. Access to basic amenities 2008 to 2009. तो ये 2008 से लेकर 2009 का डेटा है। इस साल में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके पास पक्का हाउस, मतलब कि जो पक्के ब्रिक वाले हाउस होते हैं, ईंट का जो मकान होता है, वो 65.4 हिंदूज के पास जो है वो पक्का हाउस है। इलेक्ट्रिसिटी 75.2 लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है हिंदूज की। और टैप वाटर की बात करें कि कितने हिंदूज के घर तक टंकी का पानी आता है, वो है 43.7%। मुस्लिम्स की बात करें तो 63.8 मुस्लिम्स के पास पक्का हाउस है, 67.5 मुस्लिम्स को इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस है, उनके घर में बिजली आती है, और 35.8 मुस्लिम्स के पास जो है पानी आता है। क्रिश्चियंस की बात करें तो 69.3 क्रिश्चियंस के पास जो पक्का हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी 86.2 क्रिश्चियंस को मिलती है, और टैप वाटर 48% क्रिश्चियंस के पास आता है। सिख की बात करें तो 91.3 सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास पक्का हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी 96%, और 49.3% जो सिख हैं उनके घर में पानी आता है, राइट। तो इस तरीके से हमें देखने मिला कि इस पूरे टेबल में हम देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसको कि सबसे ज्यादा एक तरीके से बेसिक एमिनिटीज की एक्सेस है, तो वो है सिख कम्युनिटी। इसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी सिख हैं उनमें से 91.3% सिखों के पास पक्का घर है, 96% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, और 49.3% सिख्स के पास टैप वाटर आता है। वहीं अगर हम उस कम्युनिटी की बात करें जिसके पास सबसे कम इन चीजों की एक्सेस है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो हम देख सकते हैं कि मुस्लिम्स के पास सबसे कम जो है एक्सेस है। अगर हम इनकी टॉप टू बॉटम की बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छी सिचुएशन हमें सिख्स की दिख रही है,
उसके बाद हमें क्रिश्चियंस की जो सिचुएशन है वो अच्छी दिख रही है, उसके बाद हिंदूज और उसके बाद मुस्लिम। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो मुस्लिम्स हैं उनकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले, राइट। दूसरी जो टेबल है वो है लिटरेसी रेट की। तो पूरे पॉपुलेशन में 74% ऐसे लोग हैं जो कि लिटरेट हैं, राइट। उसमें से 63 हिंदूज जो हैं वो लिटरेट हैं। जितने भी हिंदूज की पॉपुलेशन है उसमें से 63 हिंदू जो हैं वो लिटरेट हैं। लिटरेट मतलब जिनको कि पढ़ना और लिखना आता है, राइट। जैसे एक होता है एजुकेटेड और एक होता है लिटरेट। तो एजुकेटेड का मतलब जब आपके पास कोई डिग्री हो, राइट। और लिटरेट का मतलब कि आपके पास कोई डिग्री वगैरह हो ना हो, आपको बस पढ़ना लिखना आता है, आप समझ सकते हो क्या लिखा है। सो दैट इज लिटरेट सिंपल भाषा में। तो हिंदूज जो है वो 63% हिंदूज लिटरेट हैं। मुस्लिम्स 57% जो मुस्लिम्स हैं वो लिटरेट हैं। क्रिश्चियंस जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनमें से 74% क्रिश्चियंस लिटरेट हैं। ऐसे ही 67% सिक्स 71 बुद्धिस्ट और 86% जैन्स जो हैं वो लिटरेट हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन लिटरेसी के मामले में हमें दिख रहा है कि जो जैन कम्युनिटी है उनकी है। उसके बाद क्रिश्चियंस, उसके बाद जो है बुद्धिस्ट, उसके बाद सिक्स, उसके बाद हिंदूज और उसके बाद मुस्लिम्स। तो लिटरेसी के मामले में भी जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी पीछे हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, तो इसमें हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो मुस्लिम्स हैं वो उनकी सिचुएशन क्या है। तो जितने भी लोग आईएएस हैं उनमें से 3% जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं। जितने भी लोग आईपीएस हैं उसमें से 4% मुस्लिम्स हैं। इसी तरीके से 1.8% जो आईएफएस की पॉपुलेशन है उसमें से 1.8% मुस्लिम हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब कि ऐसी पीएसयूज, ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एक तरीके से ऐसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट संभाल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रही है। तो ऐसे कंपनीज में 3.3% लोग मुस्लिम हैं। स्टेट पीएसयूज मतलब ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, उनमें 10.8% मुस्लिम्स हैं। और बैंक एंड आरबीआई में 2.2% मुस्लिम्स हमें देखने मिलते हैं। तो मतलब कि बहुत अच्छी जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो हमें देखने नहीं मिल रही है। अगेन तो हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी मुस्लिम्स की काफ़ी अच्छी सिचुएशन हम नहीं कह सकते। Recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicators, the government set up a high-level committee in 2005. अब गवर्नमेंट को भी ये समझ आ रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो पीछे रह रहे हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की 2005 में। ये जो कमेटी है इसको चेयर किया था जस्टिस राजेंद्र सचर ने। और जो कमेटी है इसने सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस जो है उसको एग्जामिन किया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में उसका सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, राइट। द रिपोर्ट डिस्कसेस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। और उस रिपोर्ट से हमें अच्छे से समझ आता है, उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो कम्युनिटी है उसका मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, इट इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड। It suggests that on a range of social, economic, and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes. So ये रिपोर्ट ये बताती है कि अगर हम सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स को देखें मुस्लिम कम्युनिटी के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इन्हीं की तरह कुछ कुछ सिचुएशन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की भी देखने मिलती है कि जिस तरीके से सिचुएशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है, कुछ वैसे ही सिचुएशन मुस्लिम कम्युनिटी की भी हमें सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनल लेवल पे देखने मिल रही है। For example, according to the report, the average years of schooling for Muslim children between the ages of 7 to 16 is much lower than that of other socio-religious communities. तो अगर हम जैसे एजुकेशन के लेवल पे बात करें तो जो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है मुस्लिम चिल्ड्रन के लिए, कि मतलब जो मुस्लिम बच्चे हैं 7 से लेके 16 साल की उम्र के, वो एवरेज कितने साल स्कूल जाते हैं, तो वो भी जो अमाउंट है, जो ईयर है, वो भी बहुत कम है दूसरे कम्युनिटीज़ के मुकाबले। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस बाय मुस्लिम्स हैज अदर डायमेंशंस एज वेल। अब जिस तरीके से इकोनॉमिकली जहाँ पे बात आ जाए, आप इस तरीके से समझो कि फाइनेंशियली, पैसे के आर्थिक तौर पे जो मुस्लिम्स है वो पीछे हैं। सोशली मतलब कि सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, राइट। तो ये जो हम मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशली, इनके हम दूसरे डायमेंशंस भी देख सकते हैं, इनको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। लाइक अदर माइनॉरिटीज, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज मेन स्ट्रीम। अब जैसे कि हमने आदिवासीज के बारे में पढ़ा था कि उनके जो
ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर है, वो काफ़ी अलग है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। इसी तरीके से मुस्लिम के जो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी बार हमें देखने मिलता है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफ़ी अलग हैं। सम नॉट ऑल मुस्लिम्स में वियर अ बुर्का, जैसे कि सारे ही मुस्लिम नहीं बट कुछ जो मुस्लिम हैं वो बुर्का पहन सकते हैं। स्पोर्ट अ लॉन्ग बियर्ड, कुछ मुस्लिम जो मेल हैं हो सकता है वो लंबी लंबी दाढ़ी रखें। वियर अ फेज, कुछ जो मुस्लिम है हो सकता है फेज पहने। फेज जो है एक रेड कलर की हैट होती है कुछ इस शेप में, राइट, और उसके यहाँ पे एक तरीके से ब्लैक फन्ना होता है। आप नेट पे सर्च करके थोड़ा सा देख सकते हो, तो वो एक तरीके से कैप होती है, हैट होती है। तो वो जो हैट है वो कुछ मुस्लिम्स पहनते हैं। एंड दिस बिकम्स वे टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स। और जब कोई बुरखा पहनेगा, कोई लॉन्ग बियर्ड रखेगा, कोई फेज पहनेगा, तो एक तरीके से जो लोग हैं वो पहचान जाएंगे कि ये मुस्लिम है। मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके बन जाएंगे ये चीजें। जैसे आपने भी नॉर्मली अगर आप मार्केट वगैरह में या कहीं पे भी बाहर हो तो किसी ने बुरखा पहना हुआ है तो आप समझ जाओगे कि वो जो लेडी है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो इस तरीके से जो इस तरीके से कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उससे वो काफी डिस्टिंक्ट हो जाते हैं बाकी कम्युनिटीज से, और वो अलग से ही पता चलता है कि हाँ ये जो पर्सन है वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। Because of this, they tend to be identified differently and some people think they are not like the rest of us. और इन सभी चीजों की वजह से कभी कभी क्या होता है कि उनको अलग माना जाता है। कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो हम सभी से अलग हैं। Often this becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये कह के, ये बहाना बना के कि ये लोग तो हमसे अलग हैं, इस चीज को बोलकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। Do you remember reading in your class 7th book about how the Ansaris were finding it difficult to rent a house? अब हमने क्लास 7th में इस तरीके से जो स्टोरी है वो समझी थी कि उसमें अंसारीज जो थे, मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज, वो एक कमरा जो है रेंट पे लेना चाह रहे थे, बट कोई भी उन्हें कमरा रेंट पे नहीं दे रहा था। अलग अलग तरीके के बहाने बना रहे थे, और रीजन एक्चुअली यही था कि क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम्स थे, इसीलिए कोई उन्हें कमरा रेंट पे नहीं देना चाह रहा था। तो इस तरीके से सोसाइटी में लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना है वो करना पड़ता है। The social marginalization of Muslims in some instances has led to them migrating from places where they have lived, often leading to the ghettoization of the community. अब इस तरीके से जब सोशल मार्जिनलाइजेशन मुस्लिम्स का होता है, इस वजह से क्या होता है कि ये जो लोग हैं वो अपने जहाँ पे वो पहले रह रहे थे वहां से छोड़ छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट करने लग जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, गेटोइजेशन होता है। गेटोइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं घेटो क्या होता है। घेटो कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। जैसे कि ये एक जगह है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा घेटो है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है। तो ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उसे हम घेटो कहेंगे। इसी तरीके से कोई और जगह है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग रह रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये एक हिंदू घेटो है, राइट। तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में रहने लगते हैं, वो प्रोसेस जिसकी वजह से घेटो बनते हैं उसको हम घेटोइजेशन कहते हैं, राइट। समटाइम्स दिस प्रेजुडिस लीड टू हेट्रेड एंड वायलेंस। और कभी कभी जब इस तरीके की सिचुएशन देखने मिलती है, कुछ लोग मुस्लिम्स को अपने से अलग समझने लगते हैं, तो उसकी वजह से हेट्रेड मतलब नफरत की भावना लोगों में आने लगती है और कभी कभी हमें हिंसा भी देखने मिलती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो बॉक्स है वो दिया हुआ है, इसमें किसी का एक्सपीरियंस जो है MA फारूकी, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। आई लिव इन अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड है। देखो मुस्लिम डोमिनेटेड मतलब इस एरिया में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। Some days back during Ramzan there was some disturbance that started taking a communal outlook. तो कुछ दिन पहले रमजान का जो वक्त था, रमजान के मौके पे क्या देखने मिला कि थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई, थोड़ी हलचल जो है वो होने लगी सोसाइटी में। एक तरीके से कुछ हंगामा होने लगा और धीरे धीरे करके वो जो हंगामा है वो कम्युनल आउटलुक तरीके से लेने लग गया। कम्युनल आउटलुक मतलब एक तरीके से दो कम्युनिटीज जो है उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। माई ब्रदर एंड आई had gone for an iftar party in the neighborhood and were dressed in traditional clothes, that is sherwani and salwar kameez respectively. तो जो MA फारूकी हैं वो बताती हैं कि मैं और मेरा जो भाई है वो इफ्तार पार्टी के लिए गए हुए थे पास में ही, और हमने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस मतलब कि शेरवानी, उनके भाई ने शेरवानी और उन्होंने सलवार कमीज पहनी हुई थी। बट जैसे ही वो घर लौटती हैं तो उनकी मम्मी उनको और उनके भाई को बोलती हैं कि जल्दी से अपने ये जो कपड़े हैं वो चेंज करके जीन्स और टी शर्ट पहन लो। Now, when everything is fine, I wonder what was the reason that we were asked to change our clothes and why I didn't find it odd.
तो वो बोलती हैं कि अब जब सब शांत है, अभी कोई कम्युनल आउटलुक मतलब कोई दंगे वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि किस लिए हमको कपड़े चेंज करने के लिए बोले गए, और किस लिए जब हमें कपड़े चेंज करने के लिए बोला तो मुझे अजीब भी नहीं लगा। Were our clothes giving away our identity, and is that identity linked to all kinds of fears and discrimination? क्या उन कपड़ों की वजह से हमारी आइडेंटिटी एक तरीके से पता चलती थी, और क्या ये जो कपड़े हैं वो सभी तरीके का डर और डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े हुए हैं? क्या इन कपड़ों के कारण हमको एक तरीके से लोग हमें परेशान करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं? तो हमें इससे क्या पता चलता है कि दो कम्युनिटीज, एक मुस्लिम होगी और एक दूसरी कम्युनिटी होगी, तो जिसके बीच में एक तरीके से दंगे भड़क गए। अब जब इन बच्चों ने सलवार कमीज और शेरवानी पहनी हुई थी, तो दूसरी कम्युनिटी को अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये बच्चे मुस्लिम हैं, और हो सकता है कि वो उनको मुस्लिम समझ के कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसीलिए जैसे ही बच्चे घर लौटे, मम्मी ने बोला कि तुम अपने कपड़े जो है चेंज करके नॉर्मल कपड़े पहन लो, जींस टी शर्ट पहन लो, ताकि किसी को ये ना पता चले कि तुम मुस्लिम हो। तो मतलब कि इस तरीके से जो कुछ कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो लोगों की आइडेंटिटी बन जाते हैं, और इस वजह से लोग जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। In the above section of this chapter, we saw how in this case, in the case of Muslim community, there is a link between economic and social marginalization. अब हमने पूरा जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में उसे समझा कि किस तरीके से उनकी सिचुएशन है, किस तरीके से जो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। देखो, अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो पढ़ लिख नहीं पाएगा, अच्छे जो घर है, अच्छा खाना है वो नहीं खा पाएगा, अच्छी जॉब नहीं कर रहा है वो, तो उस वजह से क्या होगा, उसकी सिचुएशन खराब हो जाएगी। और अगर उसकी सिचुएशन फाइनेंशियली खराब होगी तो हो सकता है सोसाइटी में भी लोग उसे और ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेट करें, उसे परेशान करें। तो इस तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अर्लियर इन दिस चैप्टर यू रेड अबाउट द सिचुएशन ऑफ आदिवासीज। हमने शुरुआत में जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने समझा कि आदिवासीज की सिचुएशन क्या है। इन योर क्लास 7th बुक यू रेड अबाउट द अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। हमने क्लास 7th की बुक में विमेन के स्टेटस के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में विमेन का क्या स्टेटस है, किस तरीके से जो औरतें हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। The experiences of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomenon requiring a variety of strategies, measures and safeguards to redress this situation. अब इन सभी एक्सपीरियंस को समझते हुए, पढ़ते हुए हमें क्या समझ आता है कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, मतलब कि कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनलाइजेशन, ये बहुत ही उलझा हुआ फिनोमेना है, और इस चीज से निजात पाने के लिए, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, मेजर्स और सेफगार्ड जरूरी हैं ताकि इनकी सिचुएशन को हम बेटर कर पाएं। All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and laws and policies framed to realize these rights. अब हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, जितने भी लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, इन सभी लॉज को, पॉलिसीज को, राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार और जिम्मेदारी हम सबकी है। Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. अब अगर इन सभी राइट्स को, इन सभी लॉज को, पॉलिसीज को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लॉज एंड पॉलिसीज को सही से फॉलो नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी जो कंट्री है उसकी डाइवर्सिटी कभी बच नहीं पाएगी। हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। बट अगर इसी तरीके से कम्युनिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, मार्जिनलाइजेशन होता रहेगा, तो जो हम डाइवर्सिटी को बचाने की बात करते हैं वो बच नहीं पाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी जो है वो ऊपर सारी चीज़ों के फायदे उठा पाएगी, और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कहीं पीछे छूट जाएंगी, और उनका अस्तित्व जो है हो सकता है धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। तो इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, जो कि हमारे कंट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक यूनिक फीचर है डाइवर्सिटी, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन सभी राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, लॉज को, पॉलिसीज़ को बचाएं, उनको फॉलो करें। और अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो जो हमारी स्टेट कहती है कि सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, वो चीज़ भी कभी सच नहीं हो पाएगी। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन होती है। हमने दो कम्युनिटीज़ का एग्जाम्पल लिया, आदिवासीज एंड मुस्लिम्स, जिनके माध्यम से हमने समझा कि किस तरीके से सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन होता है। तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या समझा उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। हमने इस चैप्टर में समझा कि एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होना मतलब क्या होता है, कब हम कहते हैं कि कोई कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड है।
राइट, जब उसको बेसिक एक तरीके से नेसेसिटीज हैं उसकी पूरी नहीं हो रही हैं, जब सोसाइटी से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। जैसे मेन लोग ये हैं, पूरी सोसाइटी ये डोमिनेट कर रहे हैं लोग, और कुछ लोग जो हैं वो ये हैं। अब ये जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इनको परेशान करते हैं, इनको अपने से अलग रखते हैं, इनको अलग समझते हैं, तो वो हो गया मार्जिनलाइजेशन। इसको आप जो शुरू वाली वीडियोस हैं उनमें और अच्छे से समझ सकते हो। We have tried to look at this through the experiences of different marginalized communities। तो हमने ये जो marginalization का सिस्टम है इसको दो कम्युनिटीज के एग्जाम्पल से समझा। There are different reasons for each of these communities being marginalized। अब जितने भी कम्युनिटीज के साथ marginalization हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ किसी एक ही कारण की वजह से marginalization हो रहा है। किसी कम्युनिटी के साथ किसी कारण की वजह से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, किसी और कम्युनिटी के साथ किसी दूसरे कारण की वजह से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। Each experiences marginalization in different ways। सभी जो कम्युनिटीज हैं वो अलग अलग तरीके से मार्जिनलाइजेशन को एक्सपीरियंस कर रही हैं। मतलब कि जिन कम्युनिटीज के साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है सबके साथ अलग अलग तरीके से हो रहा है। We have also seen that marginalization is linked to experiencing disadvantage, prejudice and powerlessness। हमने ये भी समझा कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो किस तरीके से डिसएडवांटेज को एक्सपीरियंस करने से रिलेटेड है। मतलब कि अगर किसी कम्युनिटी के साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ों के फायदे नहीं मिलेंगे, उसे बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस नहीं मिलेगी। प्रेजुडिस, लोग उनके बारे में पहले से ही अपने दिमाग में ओपिनियन बना लेंगे कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। पावरलेसनेस, कि उनके पास जो है पावर नहीं रहेगी, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। In India, there are several more marginalized communities like Dalits, of whom you will read in more in the next chapter। अब जैसे कि हमने बात की आदिवासीज एंड मुस्लिम्स की, तो ऐसी बात नहीं है कि तो सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं एंड आदिवासीज हैं उन्हीं के साथ मार्जिनलाइजेशन होता है। इंडिया में बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, जैसे कि दलित्स हो गए, और जैसे हमने वुमेन की बात की, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, और दलित्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। Marginalization results in having a low social status and not having equal access to education and other resources। मार्जिनलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जिस कम्युनिटी के साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है उसका जो सोशल स्टेटस है वो लो रहता है, कि सोसाइटी में लोग उसे नीचे समझते हैं, अपने से कम समझते हैं। उनके पास एजुकेशन और दूसरे रिसोर्सेज की इक्वल एक्सेस नहीं होती, वो दूसरे लोगों जितना पढ़ लिख नहीं पाते, दूसरे लोगों को जितना रिसोर्सेज की एक्सेस मिल रही है उनको, जैसे कि पानी की एक्सेस हो गई, बिजली, पानी, घर, इन सब की एक्सेस जो है वो सही से नहीं हो पाती। Yet the lives of marginalized people can and do change। बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम ये जरूर कह सकते हैं कि फिर भी जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनकी सिचुएशन चेंज हो सकती है और हो भी रही है। Thus no one is marginalized all the time in exactly the same way। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी जो कम्युनिटीज हैं वो एक साथ मार्जिनलाइजेशन को फेस करें और एक ही तरीके से करें। If we go back to the two examples of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups has a long history of struggle and resistance। अगर हम दोनों ही एग्जाम्पल्स की बात करें, आदिवासीज एंड मुस्लिम्स की, तो हमें समझ आएगा कि इन्होंने मतलब पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फेस की है इस मार्जिनलाइजेशन को लेकर। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने राइट्स पाने के लिए, राइट। Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities। जो marginalized communities हैं वो ये चाहती हैं कि उनका जो कल्चर है, उनका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, मतलब अलग कल्चर है, स्पेशल उनके ट्रेडिशंस, कल्चर्स, रिचुअल्स, जो भी वो चीज़ें फॉलो करते हैं वो चीज़ भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि उनके कस्टम्स, उनके प्रैक्टिसेस उनसे छीन लिए जाएं, उनको रोका जाए वो करने से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो उनका अपना कल्चर है वो भी बना रहे, साथ ही साथ उनको उनके राइट्स, डेवलपमेंट्स और उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी मिले। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ डिफरेंट ग्रुप्स हैव कन्फ्रंटेड मार्जिनलाइजेशन। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये समझेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स ने मार्जिनलाइजेशन का किस तरीके से सामना किया, किस तरीके से वो मार्जिनलाइजेशन से बाहर आए और उसको खत्म करने की कोशिश की। अब हमने राजेंद्र सचर कमेटी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो जस्टिस राजेंद्र सचर वाली कमेटी है उसमें उन्होंने मुस्लिम्स की जो सोशल, एजुकेशनल एंड जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर पूरा एक तरीके से रिपोर्ट निकाली और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की। अब ये जो सचर कम्युनिटी है इसने कुछ जो मिथ हैं उनको भी एक तरीके से
क्लियर किया है कि बहुत सारे लोगों के मन में मुस्लिम्स को लेकर कुछ भ्रम रहते हैं, कुछ मिथ्स रहती हैं, तो उनको क्लियर करने का काम जो है वो भी सचर कमेटी ने किया है। जैसे कि सचर कमेटी रिपोर्ट ऑल्सो डिबंक्ड अदर प्रेवलेंट मिथ्स अबाउट मुस्लिम्स। इट इज कॉमनली बिलीव दैट द मुस्लिम प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू मदरसास। अब नॉर्मली लोग क्या मानते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने बच्चों को मदरसा जो भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि स्कूल के बजाय वो मदरसा ज्यादा भेजना पसंद करते हैं। मदरसा मतलब कि एक ऐसा आप समझ सकते हो कि जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज का जो स्कूल है, राइट, जहाँ पे उनके जो मुस्लिम बुक्स वगैरह हैं, उनके धर्म से रिलेटेड जो बुक वगैरह है वो उनको पढ़ाई जाती है, ऐसा, राइट। तो लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम ज्यादातर अपने बच्चों को मदरसा भेजना पसंद करते हैं। द फिगर शोज दैट ओनली 4% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन आर इन मदरसास whereas 66% अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड 30% प्राइवेट स्कूल्स। अब सचर कमेटी ने जो रिपोर्ट निकाली उसमें क्या पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 4% ही ऐसे मुस्लिम बच्चे हैं जो कि मदरसा जाते हैं, और 66% बच्चे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, और 30% मुस्लिम ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। इसका मतलब लोग जो ये मान्यता रखते हैं, जो ये मिथ है लोगों के मन में कि मुस्लिम्स अपने बच्चों को मदरसा भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, वो गलत है, राइट। तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स अपने बच्चों को, ज्यादातर मुस्लिम्स अपने बच्चों को स्कूल ही भेजना पसंद करते हैं। तो सोसाइटी में इस तरीके से एक दूसरे को लेकर, एक दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनको लेकर काफी इस तरीके से जो मिथ्स हैं वो बन जाती हैं, और लोग इन बेसिस पे एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, वायलेंस जो है वो होने लगता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दीज मिथ्स so that people can understand each other's community. So with this, we have come to the end of our chapter number 7 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.